हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी और यूजीसी नेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट का हायर एजुकेशन का प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं हायर एजुकेशन प्रैक्टिस सेट 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है? 1. राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुल अधिपति होते हैं। 2. वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या बना सकते हैं। 3. वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं। या 4. वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। तो कोड दिया है आपका ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 2, 3 और 4। मतलब डीम्ड विश्वविद्यालय अपना पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या बना सकते हैं, वे दाखिला व शुल्क के लिए अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं तथा वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि डीम्ड विश्वविद्यालय क्या होते हैं। जैसे कि डीम्ड विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी, जिसे हम सम विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं, इसकी स्थापना यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी की सलाह पे भारत सरकार ने एक उच्च शिक्षा विभाग के रूप में मान्यता दी है। इस संस्थान को मानित विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है। वे विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तरों और विशेष अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। अतः डीम्ड विश्वविद्यालय के बारे में जानने की कितने हैं, तो अगर हम अभी वर्तमान का देखें तो फरवरी सन 2020 के अनुसार 127 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। लेकिन जो कि यूजीसी की साइट पे आप जाके देखेंगे तो उसमें डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या 123 है। लेकिन और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या 129 है। ये सन 2017 के आंकड़ों के अनुसार है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का अगर राज्यों के क्रम में देखा जाए कि कितनी कितनी वो कहाँ हैं, तो पहले स्थान पर आपका तमिलनाडु आएगा, दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र आएगा, तीसरे स्थान पे आपका कर्नाटक आएगा, चौथे स्थान पे आपका दिल्ली आएगा और पाँचवें स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आएगा। सन 2000 थोड़ा बहुत और भी जान लेते हैं कि सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला था कि आदेश दिया था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के आगे अब यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग नहीं होगा। बस आप इतना जान लीजिए कि सन 2017 में ये चीज़ बात कही गई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? ऑप्शन ए, समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से। ऑप्शन बी, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना। ऑप्शन सी, किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से। या ऑप्शन डी, धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार और अनुदेशन से। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना। आइए अब देखते हैं कि मूल्य शिक्षा क्या होती है। मूल्य या नैतिक शिक्षा, तो पहले हम जानेंगे ये मूल्य क्या होता है। तो मूल्य को अंग्रेजी भाषा में हम लोग वैल्यू बोलते हैं और वैल्यू शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के वैल्यूअर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उपयोगिता या कीमती। ठीक है, तो उसी तरह से मूल्य शिक्षा जो होती है वो एक तरह का मूल्य शिक्षा या नैतिक शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि सामाजिक संदर्भ में संपूर्ण संतुलित व्यक्तित्व का शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास कर उसमें
नैतिक निर्णय लेने की क्षमता जागृत करना, जिससे वह गतिशील समाज में व्यक्तित्व मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, बौद्धिक मूल्यों, वैज्ञानिक मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों, जनतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को अपने जीवन में अभिन्न अंग बना सकें। अतः हम कह सकते हैं कि मूल्य शिक्षा वह होती है जो हमारे जीवन में सही कार्य को करने के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। और ये जो मूल्य शिक्षा है इसको राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम NCERT बोलते हैं, ने गांधी पीस फाउंडेशन के साथ मिल करके विश्वविद्यालय स्तर पर गांधी जी के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम भी प्रायोजित किया था। गांधी जी के जो विचार थे वो मूल्य शिक्षा के ही प्रति थे, जैसे कि वो बात करते थे सत्य की, अहिंसा की, स्वतंत्रता की, प्रजातांत्रिकता की, सर्वधर्म समभाव की, समानता की, स्व अनुभूति की, आत्मा की शुद्धता की, स्व अनुशासन की और स्वच्छता की। ये सब बातें गांधी जी करते थे। ये हमारे मूल्य शिक्षा के अंतर्गत आती हैं, मतलब यही हमारी मूल्य शिक्षा होती है। इन्हीं चीज़ों को चल करके हम अपने लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में संसार में बढ़ सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? 1 पुडुचेरी विश्वविद्यालय, 2 विश्व भारती, 3 HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय या 4 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी दिया गया है 1, 3 और 4, ऑप्शन सी दिया गया है 2, 3 और 4, ऑप्शन डी दिया गया है 1, 2 और 4। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 1, 2 और 3, ऑप्शन ए। तो 1 में जैसे पुडुचेरी विश्वविद्यालय, ये आपका पुडुचेरी में ही है। नंबर 2 पे विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो कि आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में, जिसे शांति निकेतन विश्वविद्यालय भी कहेंगे। और नंबर 3 पे HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय जो दिया गया है, इसका नाम हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो कि गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। तो आइए जानते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की कितनी संख्या है इस समय। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय फरवरी सन 2020 के अनुसार 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, लेकिन अगर UGC की साइट पे जाते हैं तो उसमें सन 2017 का डेटा दिया गया है, जिसके अनुसार 47 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से 40 विश्वविद्यालय UGC की देखरेख में आते हैं तथा 7 केंद्रीय विश्वविद्यालय UGC के अनुरक्षण में नहीं हैं। तो UGC की जो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें से कुछ और भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को आप नोट कर लीजिए। हम बोल रहे हैं, एक पहले राजीव गांधी विश्वविद्यालय जो आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा आप दिल्ली के नोट कर लीजिए, 3 विश्वविद्यालय दिल्ली में हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। और उसके अलावा आप उत्तर प्रदेश का नोट कर लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस विश्वविद्यालय। ये 4 आपके उत्तर प्रदेश के हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बताइए। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 9। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 7। आइए अब बढ़ते हैं कि क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे स्थित हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। यह आयोग विश्वविद्यालय को मान्यता देता है
और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मतलब यूजीसी जो होता है वो जितने भी हमारे विश्वविद्यालय उनको मान्यता प्राप्त करता है, तथा इसका जो मुख्यालय है वो हमारा नई दिल्ली में है। यूजीसी के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें से पहला दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय जो कि हैदराबाद में स्थित है। नंबर 2 का पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय जो कि पुणे में स्थित है। मध्य क्षेत्रीय कार्यालय जो कि भोपाल में स्थित है। उत्तर क्षेत्रीय महाविद्यालय ब्यूरो जो कि दिल्ली में स्थित है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय जो कि गुवाहाटी में है। पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय जो कि कोलकाता में है। और 7वें नंबर पर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय जो कि बेंगलुरु में है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राधा कृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक मूल्यों, शांति व सौहार्द का विकास करना। ऑप्शन बी राजनैतिक, प्रशासन, उद्योग तथा वाणिज्य में योगदान। नंबर सी ए और बी दोनों। और नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो राधा कृष्णन आयोग जो थे उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों, शांति व सौहार्द का भी विकास के उच्च शिक्षा में शामिल करने को कहा। राजनीतिक, प्रशासनिक, उद्योग और वाणिज्य में भी उन्होंने कहा कि इस सब चीज़ों को उच्च शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। तो आइए इनका जानते हैं, हम व्याख्या देखते हैं कि राधा कृष्णन आयोग ने क्या क्या चीज़ें सिफारिशें की थी। राधा कृष्णन आयोग या राधा कृष्णन कमीशन जो 1948 और 49 में आया, इस आयोग की निम्नलिखित सिफारिशें थीं। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए, मतलब इंटर पास आउट बच्चा ही विश्वविद्यालय में आएगा। दूसरा उन्होंने बोला था उच्च शिक्षा के मुख्य 3 उद्देश्य होना चाहिए। एक तो सामान्य शिक्षा दी जानी चाहिए, दूसरी ऐसी शिक्षा दी जानी जो सरकारी शिक्षा हो, और तीसरा ऐसी शिक्षा जो वो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सके। प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि अवश्य होनी चाहिए। शांति निकेतन एवं जामिया मिलिया की तर्ज पर ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। और कहा था उन्होंने विश्वविद्यालयों के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के स्तर में सुधार लाया जाए तथा विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला जाए। और उन्होंने कहा था देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए एक यूजीसी का गठन किया जाए, और इन्हीं की सिफारिश पे यूजीसी का गठन किया गया। तथा इन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है वो 180 दिनों का अध्ययन होना चाहिए, और 11-11 सप्ताह को 3 सत्रों में विभाजित कर लेना चाहिए। इन्हीं की सिफारिश के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया तथा 1956 में संसद द्वारा कानून बनाकर इसे एक निकाय, स्वायत्तशासी निकाय का दर्जा दे दिया गया। मतलब यूजीसी जो है, अगर पूछा जाए किसकी सिफारिश पे बना, तो राधा कृष्णन, जो कि 1953 में सिफारिश किया गया था और उसका गठन हुआ था, लेकिन 1956 में इसे संसद के द्वारा स्वायत्त निकाय का दर्जा दे दिया गया था। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। कोठारी आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक था। ऑप्शन ए शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। ऑप्शन बी लर्निंग टू बी एडवेंचर। ऑप्शन डी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन डी लोकतंत्र में शिक्षा एवं समाजीकरण। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी लोकतंत्र में शिक्षा एवं समाजीकरण। आइए अब देखते हैं इसका व्याख्या। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 और 66, जिसे कोठारी कमीशन भी कहा जाता है, इसकी सिफारिशें थीं कि इसकी सिफारिशों के आधार पर ही 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, और इनके निम्नलिखित जो सिफारिशें थी उन्हें भी जान लेते हैं कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, ये इनकी सिफारिश थी। और दूसरा इन्होंने कहा था कि शिक्षा के लिए 3 भाषाई फार्मूला, मातृभाषा
हिंदी एवं अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाना चाहिए। और तीसरा इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। और चौथा इन्होंने कहा था 2 सस्ती पुस्तकें उपलब्ध कराना और पाठ्य पुस्तकों को उत्तम बनाना। ये कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिश थी। सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का जो आपका ऑप्शन था वो ऑप्शन आपका ए था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जिन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्रीय विश्वविद्यालय, नंबर 2 डीम्ड विश्वविद्यालय, नंबर 3 आवासीय विश्वविद्यालय या नंबर 4 ओपन यूनिवर्सिटी। तो आई गेस आपने इसका आंसर जान ही लिया होगा। जिस विश्वविद्यालय में एक बड़ा सा केंद्रीय परिसर होता है उसे हम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में हम ऊपर समझा चुके हैं, एक बार चाहें तो आप उन्हें फिर से पढ़ सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नवचयनित IAS को आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया है, कहाँ पे दिया जाता है IAS को? ऑप्शन ए या 1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया द्वारा, नंबर 3 LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, नंबर 4 सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ द्वारा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का उद्देश्य उच्चतर सिविल सेवाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित भारत की अग्रणी संस्था है। यह मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में IAS ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली तथा IAS स्टाफ कॉलेज शिमला को मिलाकर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में की गई थी। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका पर शोध हेतु स्थापित शोध कार्यशाला का नाम क्या है? ऑप्शन ए दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन बी यमुनोत्री, ऑप्शन सी उत्तरी गंगोत्री या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण गंगोत्री। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार ने 1983-84 में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नाम से पहला स्टेशन कायम किया था। ठीक है, फिर साल 1988 में वहाँ मैत्री नामक पहले रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई। इसके बाद हिमाद्री नामक दूसरे रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई और सन 2012 में भारतीय पूर्वी अंटार्कटिका की लेजरमैन पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया। इसमें जैव, रासायनिक, भौगोलिक व अन्य क्षेत्रों में शोध कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको आई होप 3-4 क्वेश्चंस और जिसके आंसर्स तैयार हो गए होंगे। आप इन्हें अलग अलग और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर पिछली बार पूछा गया दक्षिण गंगोत्री तो इस बार हो सकता है मैत्री या हिमाद्री के बारे में पूछ लिया जाए। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आइए अब अपने आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दूरस्थ शिक्षा की समृद्धि और विकास के लिए इग्नू ने 26 जनवरी सन 2003 को तकनीकी शिक्षा के लिए एक सैटेलाइट चैनल का प्रारंभ किया। उसका नाम है ऑप्शन ए एकलव्य चैनल, ऑप्शन बी ज्ञान दर्शन चैनल, ऑप्शन सी राज ऋषि चैनल या ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए एकलव्य चैनल। एकलव्य चैनल जो है आपका
वो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। इग्नू के द्वारा स्टार्ट किया गया एक प्रौद्योगिकी या तकनीकी चैनल था। वहीं इस पे बात की गई है ज्ञान दर्शन चैनल की। जो ज्ञान दर्शन चैनल था, इसकी स्थापना 26 जनवरी 2000 को की गई थी। यह एक शैक्षिक टेलीविज़न चैनल की शुरुआत हुई थी। इसमें विद्यार्थियों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए इस चैनल की शुरुआत की गई थी। वहीं अगर ज्ञानवाणी चैनल पूछ लिया जाए तो ज्ञानवाणी चैनल विद्यार्थियों की सुविधा हेतु सन 2001 में FM रेडियो चैनल में शुरुआत किया गया था। आई होप आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, ज्ञानवाणी चैनल, ज्ञान दर्शन चैनल और एकलव्य चैनल। Thank you for watching my channel. Please like, subscribe and share my channel.